स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आपका टेक बैकग्राउंड वगैरह कैसा है, क्या है, कितना आता है। ब्रेक होती है, ओके। साइबर सिक्योरिटी में कर रहे हो आप, ओके। तो आई थिंक टेक प्रोग्रामिंग वगैरह क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, इन सबका तो आइडिया है आपको, राइट। प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करते हैं वो सब तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको डेटाबेसिस का भी आइडिया होगा, आई गेस। नहीं नहीं, इन बीटेक आपको डीबीएमएस का सब्जेक्ट तो होता ही है ना। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग कि आपको आता है या नहीं आता है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि डेटाबेसेस पता है क्या होते हैं, है ना। और एसक्यूएल का नाम भी सुना होगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पाइथन और एसक्यूएल कवर करना है हमें, ठीक है। तो पाइथन के अंदर हम बिल्कुल कोड जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करते हैं एवरीथिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वाले पार्ट पे जाएंगे ना। हाँ, कॉफी पिला दो यार, ठीक है। तो हाँ, फिर हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाले पार्ट पे जाएंगे। डीएससी का नाम भी सुना ही होगा आपने, बीटेक में हो तो डीएससी का नाम नहीं सुना तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ओके। तो सबसे पहले पाइथन का बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। हम पाइथन को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आपको लोकल और क्लाउड का मतलब पता है, ओके। तो लोकल का देखो, पाइथन को ना हम दो तरीके से रन कर सकते हैं। या तो मैं लोकली अपने सिस्टम के ऊपर, मतलब जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, जो पाइथन है इंटरप्रेटर वगैरह की बात करेंगे अभी, उसको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ले। फिर मैं अपना कोड लिखूंगा, रन करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास तरीका है कि मैं उसे ना क्लाउड के ऊपर कर लूँ। ठीक, क्लाउड के ऊपर करने का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास ना सेम कोड मैं लिखूंगा, रन भी मैं करूंगा, पर जो कोड रन हो रहा होगा ना, वो एक डिफरेंट सर्वर के ऊपर जाके रन हो रहा होगा, आपके सिस्टम के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो होता है लोकल एंड क्लाउड में, ठीक है। अगर हम लोकली बात करते हैं तो ज्यादातर प्रेफर किया जाता है, हम भी लोकली ही रन करने वाले हैं, ठीक है। तो जब मैं लोकली की बात करता हूँ रन करने की, तो उसके अंदर मेरे को दो मेजर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पहला सॉफ्टवेयर बीइंग द पाइथन इटसेल्फ, ठीक है, पाइथन चाहिए, राइट। अब जो पाइथन है ना, वो हमें कोई इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करता, एक गुड इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करता टू राइट द कोड, ठीक है। उसके लिए हमें एक सेकंड सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कोड एडिटर्स, ठीक है। तो हमें पाइथन चाहिएगा, एक कोड एडिटर चाहिएगा। एंड जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो सबसे ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली कोड एडिटर है, दैट इज वीएस कोड, ठीक है। तो वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल्ड है आपके पास? लैपटॉप निकालना करते हैं ना, प्रैक्टिकल करते 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 हैं, क्योंकि ऐसे तो बस हम बात ही करते रह जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। फोर्टीन में, ठीक है। उस पर भी हम बात करेंगे इन सब के बारे में। तो इंस्टॉल्ड क्या क्या है? वीएस कोड इंस्टॉल्ड है? वीएस कोड नहीं है? ठीक है, तो आपके पास पाइथन तो है, वीएस कोड इंस्टॉल हम कर लेंगे। सिंपल से स्टेप है, आपको सिंपल ब्राउजर पे जाके वीएस कोड डाउनलोड करके सर्च करना है। डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड नहीं है बस। नहीं नहीं, वो सब अभी नहीं करना हमें, उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं आपका कैसे क्या है। देखो, सबसे पहले ना सिर्फ इंस्टॉलेशन काफी नहीं होता। इंस्टॉलेशन करते हैं ना, हमें कई सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है, ठीक है। जब पाइथन की इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें ना एक कंसेप्ट होता है पाथ का, ठीक है। पाथ का मतलब क्या होता है कि भाई मैं कहीं से भी पाइथन को एक्सेस कर सकूं, इस तरीके से इंस्टॉल करना होता है मेरे को। ऐसा नहीं कि बस मैं पाइथन का जब खोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर तभी मैं उसको यूज कर पा रहा हूँ। मैं कहीं से भी वीएस कोड से, अपना नोटपैड से, अपने कहीं से भी एक्सेस कर सकूं, आई वांट दैट, ठीक है। तो सबसे पहले वही चेक करते हैं कि आपका पाइथन वैसे इंस्टॉल्ड है या नहीं। करने के लिए हम सिंपली अपना टर्मिनल खोल लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस अलग है, बट आप सिंपली सर्च करोगे टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट तब भी आ जाएगा, ठीक है। चेक करने के लिए वहां पे कमांड होता है, दैट इज पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। अगर ये कमांड मेरे को रिजल्ट देता है तो मतलब पाइथन सही से इंस्टॉल्ड है, नहीं देता है, एरर देता है तो नहीं इंस्टॉल्ड है, सिंपल। एंटर किया, इसने पाइथन का वर्जन बता दिया, ठीक है। 3.14.3 है, मतलब पाइथन अच्छे से इंस्टॉल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, हमें वीएस कोड देखना है अच्छे से इंस्टॉल्ड है या नहीं, ठीक है। अब वीएस कोड का भी यही है कि भाई सिर्फ सॉफ्टवेयर खोल के उसे एक्सेस नहीं करना, हमें मैं कहीं से भी एक्सेस कर पाना है उसे, ठीक है। तो उसके लिए भी
सिंपली राइट क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे नहीं करते, काम करते हैं, किसी फोल्डर में चले जाते हैं, डाउनलोड में चले जाते हैं एक बार, ठीक है। इसके अंदर ने राइट क्लिक किया एंड नहीं, VS कोड आपका अच्छे से इंस्टॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ इस डाउनलोड वाले फोल्डर से VS कोड नहीं खोल पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहीं पे ऑप्शन आ जाना चाहिए था मेरे पास VS कोड ओपन करने का, बट नहीं आ रहा है, तो VS कोड अच्छे से इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो एक बार सही से इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। आपका VS कोड देखते हैं पहले, ठीक है, इंस्टॉल तो है। आपका इसका सेटअप है जो आपने डाउनलोड की होगी फाइल, वो है क्या? हाँ, ये दोबारा क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट, नेक्स्ट। हाँ, इसके अंदर जो ये दोनों चीजें टिक नहीं है ना, ये वाला बस प्रॉब्लम आती है, इसको हम टिक कर देंगे, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो जाएगा। गिव इट अ सेकंड, फिर आपको एक बार पाइथन है क्या वो आएगा आपको, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह है और सब, ठीक है। तो उसकी नहीं बताऊंगा तो हुई, बट वो एक बेस मिल जाए ना कि मैं कौन से वर्ड्स का यूज कर सकता हूँ कुछ समझाने के लिए, तो इसलिए बस पूछता हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे तो क्या ही एक्सप्लेन करूंगा वो आपको, राइट। तो उसके अलावा हमारे पास जो अगला कंसेप्ट आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम दो यू कैन से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स कैसे? बेस्ड ऑन हाउ दे रन। अगर मैं पाइथन में कोड लिखा है तो वो कैसे रन कर रहा है, या फिर मैंने जब जावा या C++ में कोड लिखा है तो वो कैसे रन कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, एक होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यहाँ से डिफरेंस आता है, ठीक है। आइडिया है कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में? कंपाइलर लाइन बाय लाइन चेक करता है, उल्टा बता रहे हो, इंटरप्रेटर ऐसे करता है, हाँ, एक साथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ना चेक करने वाला पार्ट नहीं होता, सिर्फ चेक नहीं करते कंपाइलर इंटरप्रेटर। देखो एक्चुअली होता क्या है कि भाई जो मैंने कोड लिखा वो तो मेजरली इंग्लिश में है, इंग्लिश के कैरेक्टर्स वगैरह यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी, है ना। तो अब जो एक यू कैन से ट्रांसलेटर है जो मेरे इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, वो होते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर, ठीक है। क्योंकि भाई कोड रन तो मेरे लैपटॉप पे होगा, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, है ना। तो और ट्रांसलेटर जो होते हैं ये होते हैं हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या आता है दोनों में? कंपाइलर जो होता है वो आपके जितनी भी आपने लाइंस लिखी है सबको पढ़ेगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले चेक करेगा एरर वगैरह तो नहीं है, एरर वगैरह होगा वहीं पे रोक देगा, वो आपको एरर बता देगा पूरी के पूरे कोड में एक साथ, ठीक है। अगर एरर नहीं निकलता है तो फिर उसको वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी की फाइल में। एग्जैक्टली अभी बाइनरी नहीं होती, ये किस तरीके से वर्क करती है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। बट वो उसको कन्वर्ट करेगा एक फाइल में जो कि रन कर सकता हूँ, और वो रन नहीं करेगा उस फाइल को, बस आउटपुट दे देगा, वो फाइल दे देगा मेरे को, फिर उस फाइल को मेरे को रन करना पड़ता है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर पहली लाइन को पढ़ेगा, चेक करेगा कोई एरर है या नहीं है, नहीं है तो रन कर देगा, फिर दूसरी लाइन पे आएगा, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेगा, फिर तीसरी, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेगा, ठीक है। ये होता है मेन डिफरेंस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, मैंने बताया कंपाइलर फाइल देता है, और मैंने ये भी बोला कि ये ट्रांसलेटर होते हैं हमारे इंग्लिश में, सीधा बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली ना सीधा बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर रहे होते, तीन लेयर्स होती हैं इसकी। एक तो हमारा जो प्रोग्राम है हमने नॉर्मल इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, एक तो वो लेयर हो गई। उसके बाद जो लास्ट लेयर होती है वो होती है बाइनरी लेयर, 0 1 वाली, ठीक है। बीच में एक लेयर और एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं मशीन कोड, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ कोड है, जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, उसको सिर्फ मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। अब मशीन कोड में जब उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया ना, तो मेरा जो सीपीयू लगा हुआ है मेरे सिस्टम के अंदर, वो उस मशीन कोड को पढ़ सकता है, वो उस मशीन कोड को पढ़ के उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके यूज कर लेता है, ठीक है। अगर मैं जो बोल रहा था कि भाई सीधा बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तब तो भाई जो पाइथन है वो सेम ही इंटरप्रेटर विंडोज पे भी चलना चाहिए, मैक पे भी चलना चाहिए, लिनक्स पे भी चलना चाहिए। बट विंडोज वाला पाइथन का इंटरप्रेटर मैं मैक पर इंस्टॉल नहीं कर सकता, है ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि जो मशीन कोड होता है ना, वो हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। विंडोज आप यूज कर रहे हो उसके लिए अलग होगा, मैक यूज करोगे अलग होगा, लिनक्स यूज करोगे अलग होगा, ठीक है। और नॉट एग्जैक्टली इसके बेसिस पे, मतलब हाँ ये भी एक फैक्टर होता है डेफिनेटली, बट मशीन कोड
एक्चुअली आपका जो अलग अलग एग्जिस्ट करता है वो करता है सीपीयू के आर्किटेक्चर के बेसिस पे। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं तो जब ओवरवेल मत होना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक ये सब आइडिया दे रहा हूँ, इसमें हमें बहुत ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहिए। आ रहा है ना? ठीक है। तो एक चीज और एग्जिस्ट करती है मेरे पास, सीपीयू का आर्किटेक्चर। ये सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या होता है भाई? आप गेम्स वगैरह खेलते हो? वीडियो गेम्स वगैरह खेलिए? लैपटॉप पे खेलते हो? जीटीवीटी खेली है? तो क्रैक डाउनलोड किया होगा कभी, राइट? तो आपने जब डाउनलोड करते हो गेम्स वगैरह को, आपने नोटिस किया होगा कि फाइल्स में ना ऐसे लिखा होता है x86, x64, x32, है ना? ये लिखा होता है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सीपीयू के आर्किटेक्चर्स। ठीक है, कि भाई अगर एक x32 की गेम आपने डाउनलोड करी है ना, और अगर आपका सीपीयू x64 है, तो वो नहीं चलेगी। या अगर आपने x64 की डाउनलोड कर ली और आपका जो आर्किटेक्चर है वो x32 है, तो नहीं चलेगी। ठीक है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, x86 की कहानी थोड़ी अलग है। x86 बिल्कुल इनको लाइक मिला देता है। तो अगर आपने x86 आर्किटेक्चर डाउनलोड किया है तो 32 पे भी चलेगा, 64 पे भी चलेगा। तो आजकल इसीलिए x86 ज्यादा चल गया है, क्योंकि हमें फिर सीपीयू आर्किटेक्चर जानने की जरूरत नहीं है, सब पे चल जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं सीपीयू के आर्किटेक्चर। अब सीपीयू का आर्किटेक्चर एग्जैक्टली मतलब क्या है इसका? क्या एग्जैक्ट मतलब ये है कि भाई जो आपका सीपीयू है ना, वो कौन सी मशीन कोड को समझ पाता है, वो किस तरीके से मशीन कोड को समझेगा। ठीक है, मैंने बताया ना कि इंग्लिश है मशीन कोड, फिर बाइनरी। तो बाइनरी तो हर एक सीपीयू समझता है, बट कौन सा मशीन कोड समझेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जो x32 के लिए मशीन कोड होगा वो x64 नहीं समझेगा, x64 के लिए जो होगा वो x32 नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक आइडिया आपको। लाइक कभी कभी हमें ओवर द टाइम इन डेटा इंजीनियरिंग ये सारी चीजें भी टैकल करनी पड़ती हैं, तो इसके बारे में आपको पता लग गया, राइट? अब आते हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग के ऊपर, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखो हमने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया, फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो मेरा ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड का, जो पहले नहीं आ रहा था, है ना? इससे अभी हम आते हैं वीएस कोड पीछे से बंद कर देते हैं इसलिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, किस तरीके से हम वर्क करेंगे कि हम ना बहुत सारे पैथर्न के कोड लिखने वाले हैं, अलग 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 अलग। ठीक है, तो वी कैन अप्रोच इट बाय टू थिंग्स। ठीक है, दो तरीकों से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। या तो मैं एक फाइल बनाऊं जिसके अंदर मैं लाइन वाइज कोड लिखता चलूं सारे अपने, या फिर हर एक क्लास के हर एक टॉपिक के हिसाब से हम अलग अलग कोड लिख लें। ठीक है, दोनों चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट? द थिंग आई विल प्रेफर इज कि आप ना हर एक टॉपिक के हिसाब से, क्लास के हिसाब से नहीं। मान लो कई टॉपिक हो सकते हैं जो हमें दो क्लास में भी कवर करेंगे, कई टॉपिक है जो आधी क्लास में खत्म हो जाएगा, है ना? तो हर एक टॉपिक के हिसाब से आप एक नई फाइल बनाते चलोगे, अलग फाइल बनाते चलोगे। ठीक है, क्लियर है? अब इन सारी फाइल को एक फोल्डर में स्टोर करोगे, राइट? तो फोल्डर आप कहीं पे भी बना लो अभी, तो कहीं फोल्डर बनाना आता है ना, सिंपल। हाँ, बस नॉर्मल फोल्डर ही बनाना है, कहीं पे भी बनाओ, आपकी मर्जी है। डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी बनाओ। डेस्कटॉप पे बना लो, कोई इशू नहीं है। बना दिया, देखो फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर को मेरे को ओपन करना है वीएस कोड में। करूंगा क्या, मैं इस फोल्डर के ऊपर करूंगा राइट क्लिक, इसमें ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लिक करो, ये फोल्डर सीधा सीधा आपका वीएस कोड में खुल जाएगा। ठीक है, वरना अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को मैनुअली जाके इसको सिलेक्ट वगैरह करना पड़ता, लंबा प्रोसेस है। ये सिंपल प्रोसेस है, हमारे यहाँ पे वो आ गया। अब यहाँ पे ना जब भी आप किसी नए फोल्डर के अंदर वीएस कोड को खोलते हो ना, तो हमेशा वो देता है कि भाई ये फोल्डर है, ये ट्रस्टेड है या नहीं है। तो सिंपली जस्ट दिस फोल्डर कर देना, यस कर देना। ठीक है, तो अब ये फोल्डर आपका रेडी हो गया। ठीक है, अब ये तो एआई पैनल है, इस पे तो हम बहुत बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी नहीं बात करेंगे तो हम इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अच्छा, रिकॉर्डिंग में ना अभी सिर्फ मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपने लैपटॉप पे ये सब करके दिखाता रहूँ वीडियो के लिए भी, या फिर आप इससे समझ रहे हो ऑडियो देख लोगे? अच्छा, एक काम करते हैं ना, मैं इसमें बताता हूँ, आप रिपीट कर लेना, इस पे सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो एक फोल्डर बना लेता हूँ। मेरे पास है ना फोल्डर एक्चुअली बना हुआ है, तो मैं सीधा उसको ओपन करूंगा। मेरा कोड्स के नाम से फोल्डर है, इसके अंदर मैं सारे कोडिंग करता हूँ। राइट क्लिक किया, ये आ गया मेरे पास ओपन, तो क्लिक किया।
मेरे VS कोड में ओपन होगी। ठीक है, शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये सब तो छोड़ दो, ये सब तो मैंने अलग अलग चीजें खोली हुई हैं। फिलहाल कुछ इस तरीके का खुल रहा है हमारा, जैसे आपको दिख रहा है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, उसकी हमें नीड भी नहीं है, और यहाँ पे आपकी में फाइल्स भी नहीं दिख रही। मेरे पास काफी सारी मैंने कोडिंग की हुई है, फाइल्स भी हैं। ठीक है, इवेंचुअली आपको भी इस तरीके का कुछ दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आपका फोल्डर का नाम आ रहा है, जिसमें मेरा कोड से करता है मैंने, तो कोड आ रहा है आपके में, चेक करो आपके में आपके फोल्डर का नाम आ रहा होगा, है ना, आपने कोड से रखा है। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे इसके बाद दो ऑप्शन होते हैं जो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक नई फाइल बनाने का ऑप्शन, एक नया फोल्डर बनाने का ऑप्शन। फोल्डर तो अभी हमें नहीं बनाना, अभी हमें फाइल्स बनाना। ठीक है, सिंपल है, हम नई फाइल बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओके। जो आज हम करने वाले हैं, आज हम ना इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आईओ नाम देता हूँ, आईओ नाम दे दिया मैंने इसका, और डॉट पी वाई। क्लियर है, समझ आया? देखिए, फाइल जैसी मैं बनाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से कोड लिखने की जगह मिल जाएगी। ठीक है, कर लो। ठीक है, क्लियर, सेम तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। ठीक है, बट कोड लिखना स्टार्ट करने से पहले मेरे को उसको रन करना भी आना चाहिए। अब रन करने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, एक है मैन्युअल अप्रोच, जिसमें खुद पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ कोड को रन करने का। एक है ऑटोमेटिक अप्रोच। ठीक है, ऑटोमेटिक अप्रोच डेफिनेटली काफी इजियर है कंपेयर टू मैनुअल अप्रोच, बट मैनुअल में समझ ज्यादा चीजें अच्छे से आती है, तो जब आपको समझ आने लग जाए तो फिर आप ऑटोमेटिक पे शिफ्ट हो सकते हो। दोनों हम यहाँ पे अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैनुअल वाली भी बाद में चलते हैं, ऑटोमेटिक वाली सीख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वाली के लिए मेरे पास ना एक इस तरीके का प्ले का बटन आ रहा है, आपके में आ रहा है? नहीं, आपके में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, ये प्ले का बटन लेके आएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, आपके पास ना एक्सटेंशन का एक ऑप्शन होगा, अगर में से कोई एक एक्सटेंशन के नाम से होगा, इस पे क्लिक कर लो। इस तरीके का एक एक्सटेंशन का टैब खुल जाएगा, देखो सिंपल गया। सिंपली आपको क्या करना है, पाइथन सर्च करना है। इसके अंदर हमारे पास ये पाइथन और माइक्रोसॉफ्ट के नाम से इस तरीके के आपको एक्सटेंशन, मेरे फोटो नहीं आ रही, आपके फोटो भी आ रही है, क्लिक करेंगे। मेरे में इंस्टॉल्ड है, आपकी जब इस पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपके में इंस्टॉल्ड है कि आपके में इंस्टॉल्ड है, तो फाइल में आना चाहिए। अच्छा नहीं, डॉट पाइथन नहीं होता, फिर एक्सटेंशन है ना, दैट इज डॉट पी वाई ओनली, डॉट पी वाई। हाँ, पाइथन की फाइल्स को डॉट पी वाई से डिनोट करते हैं, डॉट पाइथन से नहीं। ठीक है ना, इसको रीनेम कर लो, राइट क्लिक करोगे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, रीनेम कर लो एक बार से। अब आ गया ना, प्ले का बटन। तो ऑटोमेटिक वाला तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे कुछ भी कोड लिखोगे, लेकर आप बटन दबाओगे, वो रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, तो कुछ होगा तो आउटपुट दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल। एक मिनट देना, मेरे पास एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है इसको। इसमें आपको कुछ नहीं करना, वो मेरे में कुछ एक्टिवेटेड है जो हम बहुत बाद में जाके पढ़ेंगे, तो उसको मैंने हटा दिया एक बार। एक मिनट देना मेरे को, ठीक है। तो
ठीक है, कुछ तो इशू है, कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैं दोबारा VS कोड रख देता हूँ। हमने ये फाइल बनाई हुई है, मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये होता है ऑटोमेटिक अप्रोच। अब आते हैं मैनुअल अप्रोच के ऊपर। ठीक है, मैनुअल अप्रोच के ऊपर सबसे आपको यू हैव टू नो कि भाई जो मेरी फाइल है उसमें स्टेप 1 से लेके स्टेप एंड जो भी एंड स्टेप है उस तक क्या है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप इसमें कुछ भी लिखोगे, अभी तो मैंने कुछ भी लिखा, बट यूजुअली जब हम कोड लिखेंगे एक भी मैं लेटर भी इधर उधर करूंगा, स्पेस भी इधर उधर करूंगा, तो मेरे पास जो ऊपर क्लोज सिंबल आ रहा था, इस तरीके का सिंबल आ रहा था, उस तरीके से डॉट में कन्वर्ट हो जाए। डॉट में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि भाई जो मेरी फाइल है वो अभी अनसेव्ड है, उसको मेरे को सेव करने के लिए। ठीक है, ये वाला पूरा मैनुअल अप्रोच का बता रहा हूँ, जो ऑटोमेटिकली करते हैं ना उसमें सेव वगैरह सब कुछ अपने आप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दबाना है Ctrl+S, जिससे ये हो जाएगी सेव। ठीक है, ये फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड जो एस्केप के नीचे वाली की ये दबानी है, इससे आपका टर्मिनल खुल के आता है। ये चीज आप यहाँ पे जाओगे अगर, तो यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन होता है, यहाँ से न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज द अप्रोच जो आपको मैन्युअली मतलब शॉर्टकट से करना है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे को लिखना होता है पाइथन, ठीक है, स्पेस जो मेरी फाइल का नाम है, मेरी फाइल का नाम क्या है, आईओ। लेकिन आईओ नहीं लिखेंगे, सिर्फ IO.py पूरा लिखना पड़ेगा। तो IO.py। अब ये एरर देगा क्योंकि हमने रैंडमली कुछ भी लिखा हुआ है इसके अंदर ना, तो अब ऐसे रन के देखो उसने एरर दे दिया, बट जब हम प्रॉपर कोड लिखेंगे तो यहाँ पे उसका ठीक है। अब लास्टली आपको इसको टर्मिनेट करना होता है। ठीक है, इसको बंद करना होता है इस टर्मिनल को। ठीक है, बंद करने के लिए आपके पास यहाँ पे ना दो ऑप्शन दिखते हैं, जैसे मेरे पास नहीं दिख रहा, बट आप एक बार अपने टर्मिनल खोलो, आपको दिखना चाहिए। हाँ यही, अभी कुछ मत लिखो, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके भी देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है डस्टबिन का डिलीट का और एक है क्रॉस का। तो जब आपको टर्मिनल बंद करना होगा क्या करोगे? बंद करना है, फाइल सेव करनी है या नहीं करनी? टर्मिनल बंद करना है, फाइल तो अलग चीज है। ये तो फिर वो मतलब क्या आउटपुट पूरा डिलीट हो जाएगा, डिलीट करेंगे। अच्छा, इससे क्रॉस करेंगे तो मतलब कुछ एडिट करना है या फिर देखना हो वापस वगैरह? नहीं, देखो फाइल जो हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, टर्मिनल इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका इससे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, इससे सिर्फ आउटपुट दिखता है। ठीक है, द डिफरेंस इज कि जब मैं डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, जितना भी एक टर्मिनल है, टर्मिनल बैकग्राउंड में एक यू कैन से टास्क तरह एक प्रोसेस की तरह चल रहा होता है, तो मैं जब डिलीट करता हूँ वो पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, प्रोसेस किल हो जाता है। ठीक है, बट जब मैं क्रॉस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, जो आपके क्रॉस का आइकन आ रहा है, तो उससे क्या होता है, ये ना सिर्फ हाइड होता है, एक्चुअली बंद नहीं होता। मतलब ये शो हो रहा है वो बस बंद हो जाएगा, शो होना बंद हो जाएगा, ये होता है। फर्क क्या पड़ेगा इससे हमें, मैंने हाइड कर लिया, ठीक है, अब मैं दोबारा कोई टर्मिनल खोला, उस पर कुछ काम किया, फिर मैंने क्रॉस किया, हाइड कर दिया, ये प्रोसेस बंद तो नहीं हो रहे, बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। बैकग्राउंड में अगर चलते रहेंगे, प्रोसेस बहुत सारे इकट्ठे होते जाएंगे, ज्यादा प्रोसेस इकट्ठे होंगे तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। मेक सेंस? तो हमेशा हम इस डिलीट वाले आइकन से बंद करते हैं। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली सिंपली VS कोड को पूरा भी बंद कर दोगे तब भी वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, बेसिक आइडिया समझ आया कैसे क्या चीज हो रही है, क्या हो रही है। ठीक है, ओके, सॉरी। इसके बाद सबसे पहली चीज पे चलते हैं। ठीक है, पाइथन में प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हमें पाइथन का गोल क्या है, पाइथन किस फिलॉसफी पे चलती है वो समझना पड़ेगा। बचपन में जब हमने कंप्यूटर्स वगैरह की क्लासेस ली थी तो हमें बताया जाता है कंप्यूटर एक फ्लो फॉलो करते हैं, विच इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये यही फ्लो होता है, यही चीज फॉलो करते हैं कंप्यूटर्स, राइट। पाइथन भी सेम चीज फॉलो करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। वैसे तो पाइथन जो है मेनली प्रोसेसिंग का टूल है, मेनली प्रोसेसिंग करने के लिए यूज करते हैं उसको, ठीक है। बट अगर मैं कुछ इनपुट नहीं दे पा रहा हूँ, उसका कुछ आंसर नहीं ले पा रहा हूँ, तो प्रोसेसिंग क्या करूंगा?
मेरे को इनपुट और आउटपुट तो जरूरी है ना। आइए बस समझ क्लियर है। हम सबसे पहले इनपुट और आउटपुट की बात करें। अब इनपुट और आउटपुट में भी जो सबसे सिंपल चीज है दैट इज आउटपुट। ये इनपुट देने में स्केला में एक दिक्कत है, वो हम जब इनपुट पे आएंगे तब बात करेंगे। और जो सबसे सिंपल चीज है दैट इज आउटपुट। ठीक है, आउटपुट देंगे। आउटपुट देने के लिए अपना पाइथन के अंदर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कि भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ अपने डेटा के ऊपर, उसके हिसाब से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब जो आउटपुट देने के लिए मेरा फंक्शन है उसका नाम है प्रिंट। ठीक है, आइडिया होगा इतना, बीटेक में पढ़ा होगा आपने राइट। तो जो आउटपुट देने के लिए मेरा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड प्रिंट। मतलब मैं प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखूंगा वो मेरा यहाँ जब रन करने पे या टर्मिनल पे दिखेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सा फंडा है। ठीक है, सबसे पहले उसी का एक एग्जांपल करते हैं। तो वी डू प्रिंट और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं। अब हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमेशा जाता है डबल कोट्स के अंदर। तो साथ में मैंने कुछ आइकन लगा दिए। ठीक है, मैनुअल प्रोसेस करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, रन करेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं कर रहे, मैन्युअली कर रहे हैं। पहले सेव करेंगे। पहले सेव करेंगे तो विल डू कंट्रोल एस, यहाँ से डॉट क्रॉस में कन्वर्ट हो गया दोबारा। अब टर्मिनल पे आऊंगा। ठीक है, अब ना मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार लिख लिया ना, मैं सिर्फ अब पैरो दबाऊंगा वो कमांड सेम वापस आ जाएगी, जिस पहले मैंने रन करी है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, एंटर किया, देखो जो हमने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे। ठीक है, सिंपल प्रोसेस, काफी सिंपल राइट। ये वाला प्रोसेस एक बार कर लो, तुरंत कर लो। हो रहा है सर? रुको मैंने पानी लेके आया, इतना बिल को। हेलो, ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है ना, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो जब भी मैं वो कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, मैं डबल कोट्स लगाता हूँ। ठीक है, मैं नंबर्स को एज इट इज प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, एंटर किया, आई विल डू प्रिंट 1 2 3 लिख दिया। नंबर्स के ऊपर कोड लगाने की जरूरत नहीं होती, सिंगल कोड डबल कोड किसी की जरूरत नहीं है, नंबर्स ऐसे ही वर्क करते हैं। ठीक है, अगेन सेव किया, यही सेम कमांड रन किया, एंटर किया, 1 2 3 आ गया। इसमें दोनों आने चाहिए। अच्छा दोनों आए, छुप गया था। ठीक है, तो हमने 2 लाइन कोड की लिखी, दोनों में हम कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहे हैं, दोनों का आउटपुट यहाँ पे पिक किया। क्लियर है समझ, कोई डाउट नहीं? ठीक, इन नंबर्स के ऊपर ना मैं कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकता हूँ यहीं पे। ठीक है, जैसे लेट्स से मेरे को 1 2 3 में 1 2 3 ही ऐड करना है, तो मैं सिंपली प्लस 1 2 3 लिख दूंगा। ठीक है, सेव किया, मैं रन करूंगा, ये प्लस होके आ गया। मेक सेंस, बात समझ आ रही है? ठीक है,
इनके जो ऑपरेटर्स वगैरह किस तरीके से क्या होते हैं उन सबके बारे में हम आगे इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं काफी अच्छे से, बट या ठीक है, मैं एक्चुअली नंबर्स और कोड्स के साथ भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर इस तरीके से लिखो प्रिंट इसमें 1 2 3, ठीक है, सेव किया, रन किया, तो अभी भी 1 2 3 आएगा। डिफरेंस क्या है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा था, तो मैं इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। तो मैंने कोट्स लगा दिए, तो ये बन गई है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे +1 कर दिया मुझसे, ठीक है, सेव किया, रन किया, तो इसने एरर दे दी, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस अगर मैं इसके ऊपर भी स्ट्रिंग लगा दूं, इसके ऊपर कोट्स लगा दूं, अब क्या आंसर आएगा बताओ, सोच सकते हो क्या आंसर आएगा? तो भी एरर ही आएगा। नहीं, अब एरर नहीं आएगा, अभी आंसर देगा। आंसर क्या आएगा? ऐड हो गया नहीं, जब मैं नॉर्मल नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो जो मैथमेटिक वाला ऐड होता है वही होता है, बट यहाँ पे ना नॉर्मल नंबर्स नहीं है, ये कोड्स लगे हुए हैं इनके ऊपर, ठीक है। कोड्स लग गए तो ये टेक्स्ट के साथ ट्रीट किए जा रहे हैं, और जब मैं टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो वो एक साथ लिखे जाते हैं, तो 1 2 3 1 बिल्कुल सही, ठीक है। तो रन करेंगे अगर 1 2 3, ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर? एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों दोनों, अच्छा दोनों एग्जाम्पल में ऊपर लिखे हुए हैं, इसको ना इस तरीके से लिखना कि 1 2 3 +1 2 3 मत करना, 1 2 3 +1 कर लेना, लेकिन आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ आए। जब मैं नॉर्मली 1 प्लस कर रहा था तो क्या हो रहा था, मैं कमेंट के अंदर 1 प्लस कर रहा था तो क्या हो रहा था। हो गया, तो बस 1 मिनट देना, ठीक है, ओके, ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहा है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनपुट लेने के बारे में, ठीक है। वैसे तो देखो प्रिंट के अंदर अभी बहुत सारी चीजें और है, बट एक बार हम इनपुट और आउटपुट दोनों सीख लेते हैं, फिर हम सारी वेरिएशन वगैरह की सबकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इनपुट लेने के लिए। अब जब भी मैं इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट यूजर से लूंगा, जो भी इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है उससे इनपुट लूंगा, तो मेरे को ना उस इनपुट को स्टोर करना पड़ता है। तो मैं अगर मेरे पास कुछ आ रहा है तो मैं उसे स्टोर करूंगा ना कहीं ना कहीं, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। तो जब भी मेरे पास इनपुट आ रहा है तो मैं उसको स्टोर करूंगा ना कहीं, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए जो मेरे पास कंसेप्ट आ जाता है वो आता है वेरिएबल्स का, ठीक है। यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब है कि भाई मैंने ना अपने लैपटॉप के अंदर एक कोई स्पेस को एक नाम दे दिया, ठीक है। इसको और मैं रियल लाइफ सिनेरियो से रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो भाई लेट्स से मैंने बोल दिया आप जिस चेयर पे बैठे हो चेयर 1, वो वाली जो चेयर है वो चेयर 2, ठीक है। तो चेयर 1 चेयर 2, ठीक है। अब ये स्पेसिस है, अब मैं सिर्फ चेयर 1 और चेयर 2 की बात करूं तो इन पे कोई भी बैठ सकता है। अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं कि भाई चेयर 1 पे बैठ जाइए, तो आप इस पे बैठोगे, मैं बोलूं चेयर 2 पे बैठ जाओ तो उस पे बैठोगे, सिंपल, सब क्लियर है। तो मैंने जो नाम दिए ना चेयर 1 चेयर 2, ये पाइथन के टर्म से बोले जाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। जो एक्चुअल चेयर्स है वो मेरी मेमोरी के अंदर स्पेस है,
ठीक है, मतलब मैं रैम के अंदर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, और जो मैंने उनको नाम दिए वो होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, हाँ समझ आई। अब जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि भाई आप चेयर 1 पे बैठ जाओ, चेयर 2 पे बैठ जाओ, वैसे ही मैं पाइथन में भी इनपुट बेसिकली इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि भाई यूजर से कुछ इनपुट लो, उसको जैसे A1 A2 मान लेते हैं वेरिएबल का नाम है, ठीक है, वही मैं उसको भी इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, यहाँ से इनपुट लो A1 में स्टोर कर दो, यहाँ से इनपुट लो A2 में स्टोर कर दो। क्लियर है, समझ आया है ना। देखो हम बताते हैं बनाते कैसे हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, आप सिंपली लिखोगे, जैसे A1 की बात करें, सिर्फ A ले लेते हैं, या एक काम करते हैं कुछ ना एक्चुअली यूजफुल टाइप वाला, एक्चुअली समझने टाइप वाला कुछ लेते हैं, लेट्स से नेम लिखते हैं, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, ठीक है, और ना बाय डिफॉल्ट ही एरर दे रहा है ना, मेरे को डिफाइन करना है इस नेम के अंदर जाएगा क्या, मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट लेने के लिए मैंने बताया कि इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं, तो पेस्ट लगाया, ओ सॉरी इक्वल टू लगाया, सीधा इनपुट का फंक्शन लगाते हैं। जब भी हम फंक्शन लगाते हैं कोई भी पाइथन में, कोई भी फंक्शन लग की बात कर लो आप, हमेशा उसके साथ आते हैं ब्रैकेट, ठीक है, क्लियर है, ये ना कोड रन करने के लिए रेडी है, वो इनपुट लेके नेम में स्टोर करेगा, बट प्रॉब्लम क्या है अभी, प्रॉब्लम अभी मेरे पास ये है कि अगर मैं इसको एज इट इज अभी रन कर दूंगा ना, तो देखो ये अटक गया है ना, मेरे को पता है, देखो मेरे को मैंने कोड लिखा है तो मेरे को तो पता है कि इनपुट मांग रहा है, राइट, बट अगर मैं आपको दूं, आपको कोड नहीं दिख रहा, आपके हिसाब से तो अटक गया ये, है ना, कोई इंस्ट्रक्शन कोई कुछ तो होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई क्यू तो होना चाहिए, मेरे को पता तो लगना चाहिए कि भाई इनपुट मांग रहा है, कुछ चाहिए इसे, राइट, एरर वगैरह भी नहीं एरर वगैरह तो अलग चीज है, वो तो जब मैंने कुछ गड़बड़ करी है तब देगा, अभी जब वो इनपुट मांग रहा है तो उसे बोलना चाहिए कि भाई ये चीज पूछ रहा हूँ मैं, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, इसके अंदर मैं क्यू लिख सकता हूँ, उसको ना क्यू कहते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली है एक स्ट्रिंग की, इसको क्यू कहा जाता है, क्यू का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं हिंट दे रहा हूँ कि भाई क्या इनपुट वगैरह चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सिंपली इन स्ट्रिंग सेकंड राइट एंटर योर नेम कॉलन डाल के, ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव कर लूँ और कर दूँ, तो पूछ रहा था एंटर योर नेम, तो मेरे को पता है कि अच्छा ये एंटर योर नेम बोल रहा है, अपने को नाम डालना है अपना, ठीक है, तो मैं नाम डालूंगा, उसने जो मेरा नाम लिया ये उसके अंदर सेव कर दिया, बट ना इसमें एक चीज का ध्यान दो कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, मेरा एक पाइथन में कोड चल रहा है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, मैंने नेम दिया योगेश, उसने नेम के नाम से उसने सेव कर दिया और प्रोग्राम हो गया एग्जिट, तो क्या अब नेम जो है उसके अंदर योगेश होगा, नहीं होगा, अच्छा मतलब बाहर निकलने के बाद नहीं हाँ, जब तक मैं प्रोग्राम के अंदर हूँ तब तक वेरिएबल की वैल्यू जाती है, जब प्रोग्राम एग्जिट होता है तो वो जितने भी वेरिएबल्स बनाए थे, उसने जितना भी कुछ भी किया था, जितनी भी स्पेस वगैरह रिजर्व करी थी, वो सब कुछ डिलीट कर देता है, ठीक है, क्लियर है, इसको हम परमानेंट कैसे करते हैं वो भी आगे बात करेंगे, तो काफी आगे जाकर बात करेंगे, बट अभी के लिए यही है कि वो डिलीट कर देता है, ठीक है, अब लेट्स से मेरे को इस वेरिएबल को साथ ही यूज कर लेना है, ठीक है, साथ ही यूज करने के लिए लेट्स से मेरे को जो भी नाम मैंने यहाँ पे लिया उनको हेलो बोलना, ठीक है, जो भी यूजर ने अपना नाम डाला उसको हेलो बोलना, तो आई विल सिंपली प्रिंट, कुछ भी आउटपुट देना है तो मेरे को प्रिंट लिखना होता है, ठीक है, मेरे को हेलो बोलना है तो आई विल राइट हेलो, ठीक है, और मैं कॉमा भी दे दूंगा, सिर्फ कि हेलो कॉमा भी आ जाए साथ में लिखा हुआ, सिंपल इसलिए, कोई ऐसा रीजन नहीं है इसका, ठीक है, अब मेरे को इसके बाद चाहिए नेम, जो भी नाम ऊपर डाला है यूजर ने वो आ जाए, तो हम ना कोड से बाहर जाते हैं, एक कॉमा लगाते हैं, स्पेस देते हैं, अब मैं यहाँ पे कोई भी दूसरी स्ट्रिंग या वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं, आई बात समझ, मैंने सेव किया, यहाँ पे रन किया, एंटर नेम आ रहा है, मैंने नेम डाल दिया योगेश, एंटर किया हेलो, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट अभी तक, ठीक है, एक बार आप ये नोट कर लो, फिर एक दो कंसेप्ट और करेंगे, फिर आपको जितने कंसेप्ट हमने करे उसी का एक छोटा सा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, नोट कर लो।
ओके। अब एक कंसेप्ट और करते हैं जो कि ना एज सच आईओ इनपुट आउटपुट का पार्ट नहीं है, इट्स जस्ट ओवरऑल पाइथन में थोड़ा सा हेल्पफुल कंसेप्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है, थोड़ी सी हमारी ओवरऑल पाइथन में हेल्प करता है, ठीक है। तो द कंसेप्ट यूज ऑफ कमेंट्स, पता है आपको कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स डालना एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, जितना भी आपको पता है, जैसे भी पता है, कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पे, डोंट वरी। कमेंट्स मतलब किसके साथ मुझे ऐड करना है ऐसे कमेंट्स। काइंडा, हाँ, आप एक्सेल वगैरह के जैसे कमेंट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हो आप, राइट? नहीं, इसमें थोड़ा सा कमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। कमेंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं अपनी फाइल की बात करता हूँ, तो जितनी भी मैंने लाइन लिखी है तो सारी ना अभी ये रन हो रही है, ठीक है। अब इसमें ना मैं कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिख सकता जो कि रन ना हो, ठीक है। अगर मैं कुछ भी लिख दूं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कमेंट का मतलब होता है कि भाई जैसे मेरे को बताना है ये प्रोग्राम क्या करता है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली नहीं लिख सकता जैसे टेक्स्ट इनपुट एंड प्रिंट्स आउटपुट, इस तरीके से नहीं लिख सकता, वो एरर दे देगा, पाइथन उसको कोड का पार्ट समझेगा। तो मेक पाइथन अंडरस्टैंड कि भाई पाइथन को ये बताना है कि जो ये लाइन लिखी हुई है ये कोड का पार्ट नहीं है, तो वी पुट हैशटैग, ठीक है। जैसे, और मैं सिंपली दिस इज अ कमेंट लिखूंगा, कमेंट, देख रहे हो वो एरर ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। बट जैसे ही मैं इसके आगे एक हैशटैग लगा दूंगा, दिस बिकम्स एन एक्चुअल कमेंट। अब ये रन नहीं होगा, ये पाइथन कोड का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ जो जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं लिख रहा हूँ कोड, तो ये सिर्फ मेरी रीडेबिलिटी के लिए है, ठीक है। अब इसी तरीके से लेट्स से मैं ना काफी सारी लाइनें लिख ली, तो वो ऊपर वाली इन लाइनों का अभी यूज नहीं है, ये तो मैं लिख के रन करके देख ली है ना। तो इनको मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, हैशटैग लगाऊंगा, यूजुअली स्पेस देना जरूरी नहीं है, बट जस्ट टू मेक इट नीट एंड क्लीन स्पेस दे देते हैं। ट्रिपल कॉमा कमेंट नहीं होता, वो ना नोटेशन कहते हैं उसे, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। ट्रिपल कोड होता है, ट्रिपल कोमा नहीं। हाँ, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। या ये मैंने कमेंट बना दिया, ठीक है। अब ना द पॉइंट इज कि भाई जैसे मेरे को 3 लाइन करनी है, एक एक करके सबके आगे थोड़ा ना लगाता रहूंगा, 20-30 लाइन आ गई, फिर क्या करूंगा, एक एक करके आगे लगाता रहूंगा, फिर तो मेरा प्रोग्रामिंग का सारा इसी में निकल जाएगा, फिर ये शॉर्टकट भी होता है, ठीक है। जैसे मेरे को इन 3 लाइन को कमेंट करना है, मैं सिंपली इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करूंगा एंड आई कैन डू कंट्रोल स्लैश, ये एंटर के साथ वाला स्लैश होता है, ये दबाया, कमेंट हो गया, दोबारा दबाऊंगा कमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कमेंट करके भी छोड़ सकता हूँ इसे, क्लियर। ये सिर्फ एक हेल्पर है, ठीक है। अगर आपको आप ट्राई करके देखना है, देख लो, वरना फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, नहीं, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उसी की बेस पे बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन की बात करेंगे आप, ठीक है। जो आपने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा था, नेम एंड हेलो बोला था हमने उसको, ठीक है। अब वो क्या करना है, आपको नेम लेना है, एज लेनी है, और आउटपुट में क्या दिखाना है, हेलो व्हाटएवर द नेम, जैसे एज्यूम करते हैं कि नेम मैंने योगेश डाला, एज 28 डाली है, ठीक है। तो हेलो योगेश, यू आर 28 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके की लाइन आपको आउटपुट में दे देनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया करना क्या है, कोई डाउट उसमें? ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन करो, आई थिंक 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट काफी है, I guess। नहीं, ट्राई तो आप करो, तो अगर आपका नहीं हुआ तो सोल्यूशन तो देना पड़ेगा ना, तो 2-4 मिनट बाद सोल्यूशन की भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका टाइमिंग क्या है आने का? 12:30, 12:30 से 2।
करना है कि हमें इंटरमीडिएट जैसे योगिक उसके बाद जैसे प्रिंट करवाएंगे एज को, प्रिंट क्यों करवाएंगे, एज भी तो हमें चाहिए ना यूजर से। तो फिर उसके लिए इनपुट देना पड़ेगा। बिल्कुल, और लास्ट में एक प्रिंट आएगा जिसमें एज और नेम दोनों एक साथ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मतलब एक तो इनपुट लेना नेम और एक इनपुट लेना एज। बिल्कुल, उसके बाद दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है आपको। ठीक है, हाँ मतलब लिखा सही है, और जो लास्ट में आपको करनी है ना वो तेरे से लिखनी है हेलो, जैसे आपने अरविंद डाला है, ठीक, हेलो अरविंद, यू आर 21 डाला है, 21 ईयर्स ओल्ड। हाँ, हेलो अरविंद तक तो ठीक है, उसके बाद सिर्फ 21 नहीं दिखाना मेरे को, यू आर 21 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से पूरा प्रिंट करना है। यू आर 10 हाँ, 21 जो नंबर है वो जो भी एज डली होगी वहां से आएगा। ठीक है, आपने एज में इनपुट ही दे दिया, यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। यस, तो अच्छा नहीं नहीं, आपको एज जब लोगे ना तब तो 21 ही लिखना है, ओके जब प्रिंट हो तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको इस तरीके से लिखा है। ओके, करेगा पॉइंट। वो प्रिंट में लिखना पड़ेगा। हाँ जी, जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है ना अपने कोड में उसमें लिखना पड़ेगा। तो आपका कॉलेज मतलब अभी फोर्थ ईयर में आए हो या फोर्थ ईयर एंड होने वाला है? तभी आए हो, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब एक साल हो रहा है अभी।
लिखता हूँ। ये थी जगह नहीं देखो, अब हमें क्या करना है, हेलो अरविंद, ठीक है, ओके यू आर एज ईयर्स ओल्ड बोलते हैं काम करो, ठीक है, एज whatever the एज आएगी वो हो जाएगी, ठीक है। जब मैंने हेलो अरविंद बोला था, हेलो नेम बोला था बेसिकली, उसको कैसे लिखा था, हेलो को कोट्स में डाल के, नेम को एज इट इज, है ना। तो अगर यू आर एज ईयर्स ओल्ड लिखना है तो पहले यू आर को कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, एज को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, एज तो वेरिएबल है ना। ईयर्स ओल्ड को उसके बाद कोट्स में डालना पड़ेगा, पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे हेलो और ये नेम लिखा है ना, वैसे ही आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, करो। ये ऐसे ही ना लिखना ये, या फिर नेम के बाद में कॉमा भी तो आएगा, नहीं सही लिखा है आपने, कॉमास भी तो आएंगे ना, देखो कहाँ पे लगाओगे कॉमा। देखो तुम करो, जाएगा। है ना, कर दिया अब? ठीक है, अब ना कुछ इन्हीं सब चीजों के बारे में, कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह की बातें करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो चीजें बची हैं, ठीक है। एक जब मैं वेरिएबल की बात करता हूँ ना, तो हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं। अब इसमें ना ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल्स को आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके 3 रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स, मतलब ए टू जेड, कैपिटल स्मॉल दोनों यूज हो सकते हैं, नंबर्स, ठीक है, और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज हो सकता है। अंडरस्कोर पता है ना, जो नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया उसमें क्या क्या यूज किया जा सकता है, पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल कि जो एक वेरिएबल का नेम है उसमें कभी भी स्पेसेस नहीं आ सकते, ठीक है। जैसे आपको क्लास 1 लिखना है तो क्लास स्पेस 1 नहीं लिख सकते, और आपको स्पेस दिखाना है कहीं पे तो क्लास अंडरस्कोर 1 लिखोगे आप, ठीक है, क्लियर है। तीसरा रूल कि भाई आपको जो एक वेरिएबल का नेम होगा वो कभी भी एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे क्लास 1 लिखना है वैलिड है, 1 क्लास लिखना अलाउड नहीं है, सिर्फ 1 ST लिख रहे हो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर क्लास भी लिख सकते हो, वो वैलिड होता है, बट नंबर से स्टार्ट करना वैलिड नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। ये 3 रूल्स हैं, ये जब भी आप वेरिएबल का नाम बनाओगे आपको पता होने चाहिए, आपको ध्यान रखने, ठीक है। एंड ये तो चलो वेरिएबल के नाम वाली बात हुई, ठीक। अब ना थोड़ी सी प्रिंट स्टेटमेंट जो हम लिख रहे थे उसकी थोड़ी सी और बात करते हैं, ठीक है। जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ तो इसमें ना एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसकी मेरे को नीड नहीं है अभी। मैं क्या करूंगा, और एक बार लिख लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ABC, सिंपल सा है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया मैंने, है ना। तो जब मैं रन करूंगा ABC आ गया, जैसे लिखा वैसे आ गया, ठीक है। अब लेट से कि भाई मेरे को ना क्या करना है कि इनको साथ में लाना है। अभी क्या आ रहा है, एक लाइन में A फिर B फिर C आ रहा है, तो ABC चाहिए, ठीक है। बट यूज मेरे को 3 प्रिंट स्टेटमेंट निकलनी है, ABC मतलब लिखनी इनको ऐसे ही है, बट साथ में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज क्या नोटिस हो रही है कि प्रिंट स्टेटमेंट की बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी है, जो भी वो प्रिंट करेगा, ठीक है, उसके बाद वो एक एंटर डाल के छोड़ देगा। मतलब यही हो रहा है कि उसने ए प्रिंट किया एंटर दबा दिया, बी प्रिंट किया एंटर दबा दिया, सी प्रिंट किया एंटर दबा दिया, ठीक है। अब सी के बाद क्योंकि कुछ था नहीं तो उसने फिर वो एंटर रिजेक्ट हो जाता है बेसिकली,
ठीक है। बट वो जब भी कुछ प्रिंट कर रहा है, मैं जब भी कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ तो प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा एक एंटर दबा देता हूँ, राइट। बात समझ आई। अब अगर मेरे को ये चाहिए कि ए बी और सी तीनों साथ में आ जाए, तो मेरे को जो ये इसकी एंटर दबाने वाली आदत है ये हटानी पड़ेगी, है ना। तो इसको अब थोड़ा कंसेप्ट समझ आया कि हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, इसको टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं क्या होता है, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअली क्या कर रहा होता है कि वो ना एक एंड कैरेक्टर डिफाइंड होता है प्रिंट के अंदर। एंड कैरेक्टर का मतलब है जो भी मैं प्रिंट करूंगा उसके बाद कैरेक्टर क्या आएगा, उसको कहते हैं एंड कैरेक्टर, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपका एक एंड कैरेक्टर डिफाइंड होता है, ठीक है। एंड कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट होता है एंटर, कि भाई कुछ भी प्रिंट करो एंटर करो, कुछ भी प्रिंट करो एंटर करो। ये चीज मैं मैन्युअली भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके बाद कॉमा लगाऊं, ठीक है, और लिखूं एंड इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग है। खाली स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, भी नहीं, तो मतलब ये एंड में कुछ भी नहीं लगाएगा, ठीक है। यही सेम चीज मैं नीचे कर सकता हूँ, भी एंड में कुछ नहीं लगाएगा। बात समझ आ रही है। मैं सेव किया, ये बीसी में आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब आपने जब एंटर की बात करी, जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट में बात बोल कि वो लास्ट में एंटर लगा देता है, अब वो तो कैरेक्टर है ना, एंटर लगा देना क्या होता है, एंटर तो दबाना होता है। बट इन पाइथन के केस में या फिर आप टेक के केस में देखो अगर, तो बेसिकली आप कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड में सब एक कैरेक्टर है, तो हर एक की को मेरा सिस्टम किसी ना किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से समझता है। जैसे मैंने जी दबाया तो उसे पता है कि जी दबाए जी ऐसा दिखता है, ऐसा प्रिंट करना, ठीक है। एंटर के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, एक्चुअली एंटर के केस में भी एक कैरेक्टर रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। पाइथन में हम उसको मैन्युअली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है, बैक स्लैश एन, जहां पे भी मैं प्रिंट में बैक स्लैश एन लगा देता हूँ उसका मतलब हो जाता है एंटर, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल तो हमने किया था, इसको हम हटा देते हैं अभी, ठीक है। अब मेरे को उल्टा करना है, मेरे पास प्रिंट में लिखा हुआ है एबीसी, ठीक है। हमें को उल्टा करना है, प्रिंट में लिखा हुआ है एबीसी, ये एक साथ प्रिंट होगा, ठीक है। अब मेरे को इसको अलग अलग लाइन में लाना है, ठीक है। कंडीशन मैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ, अलग अलग नहीं यूज कर सकता। कैसे करेंगे, ए के बाद एक बैक स्लैश एन, बी के बाद एक बैक स्लैश एन, ठीक है। तो ए के बाद मैंने लगा दिया एक बैक स्लैश एन, बी के बाद मैंने लगा दिया एक बैक स्लैश, देखो ये कलर भी अलग अलग आ रहा है ना, तो पता लग रहा है कि भाई अलग चीज है वो, अलग अलग आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। इन सब चीजों के बारे में ना और इन डेप्थ तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, और आपने जो डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स किया तो पाइथन में बहुत ज्यादा डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे, बात में कोई इशू नहीं है, ठीक है। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये हमारा था इनपुट और आउटपुट, आपको इनपुट लेना है अच्छे से, आउटपुट लेना है अच्छे से, राइट। क्लियर है, कोई डाउट है। अभी अब तक हमने मतलब बहुत ज्यादा तो किया नहीं, पर जितना भी हमने सीखा कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज ना, एक चीज और आपको बताते हैं कि ये वाला पार्ट था, कि ये वाला पार्ट था, ओके। इसके अंदर बेसिकली जो हमने एंड इक्वल टू करके डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ एंड कैरेक्टर, ठीक है। कि एंड में क्या आना है, कुछ भी प्रिंट होगा उसके एंड में क्या आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइन किया, मैं कुछ भी डिफाइन तो कर सकता हूँ, है ना। जैसे अगर मैं इसको अभी ही रन कर दूं, एबीसी आ रहा है, लेट्स से मेरे को चाहिए कि हर एक कैरेक्टर प्रिंट हो उसके बाद एक स्पेस है, तो मैं एंड में ठीक है, स्पेस आ गया। लेट्स से मेरे को हर एक कैरेक्टर के बाद एक अंडरस्कोर चाहिए, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूंगा,
आई बात यस क्लियर है, कोई डाउट? यहाँ पे कुछ भी लगाओ आप, क्या लगाना है बताओ? 8 लगा दें? 8 लगा देते हैं, एक काम करते हैं, नहीं इसमें दोनों में लगाना, एक में 8 लगाया, दूसरे में कुछ भी लगा दिया, ठीक है? ठीक है, ए के बाद 8 आ गया, ए के बाद हमने 8 डिफाइन किया था, बी के बाद ESG आ गया, बी के बाद ESG डिफाइन किया था, ठीक है? क्लियर है, विदाउट नहीं? ठीक है, पक्का? ठीक है, तो यूजुअली ना मतलब इस तरीके से यूज किया नहीं जाता, ये तो चलो मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली ना रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो हमेशा या तो इसे ब्लैंक इस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है, और या फिर यूज किया जाएगा, ठीक है? तो ये हुई। अब एक और चीज कि भाई मैं बैकस्लैश n एक तो मतलब सॉरी एंटर एक तो बैकस्लैश n के वे से लगा सकता हूँ, राइट? उसके अलावा मैंने क्या बताया कि जब भी प्रिंट स्टेटमेंट में यूज करता हूँ तो एक एंटर तो बाय डिफॉल्ट उसमें होता ही होता है, तो मैं ना एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे प्रिंट एम्प्टी लगा दिया, तो अब ये प्रिंट कुछ नहीं करेगा, बट बाय डिफॉल्ट इसके पास एक एंटर तो है ही, तो एंटर तो दबाएगा ही दबाएगा, है ना? तो इससे क्या होगा, ए के बाद मैंने एंड किया, तो बी मतलब अगला कैरेक्टर यहीं से शुरू हुआ, बी के बाद मैंने एंड लगाया तो अगला कैरेक्टर यहीं से शुरू होना चाहिए था, बट अगला कैरेक्टर ही एंटर है, तो अगला कैरेक्टर एंटर दबा ही देगा, सी तो आ ही गया, है ना? फिनिश सर, अब एक बार ये वाला नोट कर लो, अब नोट करो। इनको ना फिर उसका निकाल के देता ये हमारा प्लेसमेंट का ये आपका ना प्लेसमेंट चेंज वाला वो चल रहा है, और हर बार आपको बताने का कि जब कोर्स लेते हो नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसके कुछ काम तो नहीं है ना, ठीक है? स्टार्ट होगा और ये नोट कर लिया, चेक करिए। ये हम डेटा टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है? एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो वाला से आपको बट वो अपने बारे में अभी जो बेसिक होते हैं मतलब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? एंड डोंट वरी, बेसिक के बारे में
ओके